आज चाइल्ड डेवलपमेंट के दूसरा क्लास लेके आया हूँ मैं। चाइल्ड डेवलपमेंट का पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन है जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे अगले सीटेट के एग्जाम जो भी होने वाले होंगे उसके लिए। और खाली सीटेट के नहीं, जितने भी आपके स्टेट लेवल के जितने स्टेट होते हैं, टीईटी जितने भी स्टेट लेवल वाले होते हैं, या चाहे टीजीटी पीजीटी, सारे एग्जामों में आपको ये काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 30 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ मैं, तो इनको देखते हैं आप कितना कर पाते हैं बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। ये है क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है। ये नंबर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, रेंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बस नंबर को ध्यान मत रखिए, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। 9वां क्वेश्चन है। अब आप बताइए इसमें से कि आपका जवाब क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता पूछ रहा है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। कल मैंने एक बात कही थी आप लोगों से, एक अगले वाले क्लास 1 में जो मैंने बताया था कि जो भी ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप निगेटिव चीज़ों को ध्यान में नहीं रखिए। निगेटिव चीज़ हमेशा गलत होती है। आप क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ ढूंढना है, वही उसका आंसर होगा। निगेटिव चीज़ भी आपको तभी ढूंढना है जब क्वेश्चन में नहीं आया हो कि मतलब इनमें से क्या नहीं है, तभी आप निगेटिव चीज ढूंढोगे और पॉजिटिव वाली सारी चीज़ों को छोड़ दोगे और निगेटिव चीज़ को आप पकड़ोगे तो वही उसका ऑप्शन होगा। क्योंकि उसके लिए उस क्वेश्चन में निगेटिव नहीं के लिए पूछ रहा है, तो इसलिए निगेटिव टू निगेटिव तो होगा उसका जवाब, इसलिए वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन वो जो 3 ऑप्शन अपने छोड़े हैं वो ऑप्शन पॉजिटिव वे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखिए कि आपको पॉजिटिव वे में सोचना है। तो चलिए इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो ये इसमें निगेटिव क्या है। मैं कह रहा है कि केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश पाठ्य पुस्तक पर कभी डिपेंड नहीं हो सकता। ये भी जो है निगेटिव बात कर रहा है। तो पाठ्य पुस्तक वाली बात निगेटिव है। परीक्षाओं में अच्छे अंक ये भी निगेटिव है। अंक खाली अंक प्राप्त करना प्राथमिकता नहीं हो सकती, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास एक ही, तो वो है 2 नंबर ऑप्शन, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो शिक्षक जो है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि चर्चाओं में शामिल करके। चलिए ये पॉजिटिव बात कर रहा है तो हो सकता है, लेकिन हम अगला ऑप्शन अभी देखेंगे। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। कठोर शब्द आ गया, निगेटिव बात कर रहा है ये। कठोर तो कभी हो ही नहीं सकते बच्चों से। फिर धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, धार्मिक शिक्षा ये को महत्व देकर, ये भी गलत है। फिर है व्यवहार के स्पष्ट नियम भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है। ये सब तीनों निगेटिव बात कर रहे हैं। कैसे कि एक में कठोर वाला शब्द आ गया, निगेटिव बात कर रहा है। धार्मिक शिक्षा को महत्व मतलब एक ही धार्मिक की बात कर रहा है, तो ये भी गलत, ये भी निगेटिव आ गया। स्पष्ट नियम बनाकर कह रहा है, ये भी स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी गलत है। और फिर एक ही ऑप्शन बचता है फिर 1, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चर्चा में शामिल करेंगे, बात करने के उनके पास बात करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की बातों को समझेंगे और एक दूसरे की बातों को सीखेंगे। मतलब एक तरह से एक्सचेंज होगा बातों का, वहाँ पे एक दूसरे का एक्सचेंज, आदान प्रदान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक जो है अवस्था किसके साथ संबंधित है। इंद्रिय गामक ऑप्शन है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। दूसरा है सामाजिक मुद्दों से सरोकार,
तीसरा है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। चौथा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें कह रहा है कि विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो ये एक पॉजिटिव बात कर तो रहा है, लेकिन चलिए हम अगला देखते हैं कि सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं, खाली सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं हो सकता। फिर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, जो कि ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की में से संबंधित लग रहा है। लेकिन चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। तार्किक रूप से समस्या समाधान का योग्यता। खाली तार्किक रूप से काम नहीं चल सकता, खाली तार्किक की बात हो रही है यहाँ पे। तार्किक रूप से, खाली तार्किक की बात नहीं हो सकती। एक ऑप्शन बच रहा है कि विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ये विश्लेषण करने की योग्यता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो एक ही बच रहा है सिर्फ, जिसमें पियाजे से संबंधित लग रहा है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आप बताइएगा कि आप ये गलत है या सही है, आप अपने हिसाब से बताइएगा मुझे कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। दूसरा है शिक्षक मतलब छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। खाली सामाजिक कौशल सीख सकें, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, निगेटिव बात कर रहा है। फिर चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम। अगला ऑप्शन है कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरह से नियंत्रित। यहाँ निगेटिव बात क्या आ रही है, नियंत्रित। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, ये कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन अगला ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर सकेंगे। निगेटिव बात, बहुत जल्दी की बात आ गई ना यहाँ, तो निगेटिव बात, तो ये भी सही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है तीसरा, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। वही मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, आदान प्रदान वाली बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के समय समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से यहाँ हो सकता है। और उसके बाद सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। देखते हैं, अपने सामाजिक मानदंड, ये गलत हो सकता है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये भी मतलब कोई सटीक बात नहीं है। समाज में बड़ों का सम्मान करना। चल, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें? ये तो बड़ों का खाली सम्मान करना, ये बात ठीक नहीं लग रही है कि खाली बड़ों का सम्मान करना ही अपने यहाँ पे मानदंड बनाना, ये गलत हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। और यहाँ पे बड़ों का सम्मान करना, हाँ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समाज में, यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड खाली अब सभी बड़ों का सम्मान करने, खाली बड़ों का सम्मान करना ही एक बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ ये ठीक नहीं लग रहा है। फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव बात आ गई। सदैव तो हो ही नहीं सकता, सदैव, केवल, सदैव, निश्चित, ये सब निगेटिव बात होते हैं, तो ये भी गलत, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है 1, तो यही है सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व जो है वो परिणाम है किसका? केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अब आपको बताना है, केवल लग गया ना तो ये तो निगेटिव होगा। मैंने आपको बताया है केवल वर्ड, निश्चित जहाँ कर दिया जाए, कठोर, ये सब चीज़ें ये तो पहले ही गलत हो जाती है, निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो केवल वाला तो आपको आँख बंद कर हटाना है। केवल यहाँ फिर लग गया, ये भी गलत। पालन पोषण और शिक्षा का, ये खाली पालन पोषण से तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है। फिर आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया चलता रहता है, इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पे आधारित है। जो ये शिक्षिका करती हैं, ये किसके सिद्धांत पे आधारित है?
कि अपने आप से प्रश्नों का उत्तर नहीं देती हैं, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं समूह करती हैं, समूह में चर्चाएं करवाती हैं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए जो भी अधिगम संबंधित सहयोगी चीज़ें हैं उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पे जो है ये जो सारी क्रियाएं हैं जो किसके सिद्धांत पे कार्य करती हैं, तो वो बताना है आपको। सीखने की तत्परता, सीखने की तत्परता, ये पूरे ऑप्शन आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये सीखने की तत्परता, खाली सीखने की तत्परता है, ये सीखने की तत्परता नहीं है। फिर है अनुदेशात्मक, फिर सक्रिय भागीदारिता। अब इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लग रहा है कि सबकी सक्रिय भागीदारी हो, उसमें सबकी समान भागीदारी हो, सक्रिय हो, एक्टिव हो, सब उसमें एक्टिव हो, तभी ये पूरा इनका जो भी ये बात कह रही हैं, ये जो भी बात कह रही हैं ये तभी इसी से रिलेट कर रहा है, सक्रिय भागीदारी से। लेकिन और भी ऑप्शन है, चलिए हम देख लेते हैं। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, उचित संगठन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका, अच्छा उदाहरण, खाली अपनी नज़रों में अच्छा बनना, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, प्रतिरूप बनाना, ये कोई उचित बात नहीं है, ये भी नेगेटिव लग रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है सक्रिय भागीदारी, क्योंकि खुल के जब भाग लेंगे तभी वो अच्छे से सीखेंगे अपने आप। जब सक्रिय रूप से आएंगे बच्चे खुल के तो भी वो कुछ सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है कि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। अनुशासित वाला वर्ड आ गया ना, ये गलत होगा ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। हाँ, विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीके से हो सकता है। कोई बच्चा देर से सीखे, कोई जल्दी सीखे, कोई किसी को ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता हो, कोई कम एक ही उदाहरण में समझ जाए, कोई 4-5 उदाहरण में भी नहीं समझे। तो ये होता है कि बच्चे की दर जो विकास दर होती है वो धीरे सब में एक समान नहीं होती है और विभिन्न तरीक़ों से वो सीखते हैं। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई टाइम लेता है, तो बस वही बात है। तो ये शायद ये ठीक हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, क्योंकि सब बच्चे समान तो है नहीं, इसी सब अलग अलग हैं, इसीलिए सबको अलग अलग व्यक्तिगत रूप से जाके आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है सही, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं लास्ट में आपको। तीसरा है ऑप्शन, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में, हमेशा बात आ गया, ये भी निगेटिव वर्ड हो गया। चलिए बताते हैं। हमेशा वर्ड आ गया, ये भी निगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, ये तो गलत है। ऐसा ही बताया गया है, ये निगेटिव वर्ड बात आ गई। ऐसा ही बताया गया है मतलब ऐसा ही बताया गया है तो सेम आप वही फॉलो करोगे, मतलब नियम बना दिया। मतलब ऐसा ही बताया गया का मतलब क्या? नियम बनाना, एक निश्चित चीज़ें जो हो गई, निश्चित हो गया ये, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था निश्चित आ गया, तो ये गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर 1 बचता है कि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने, अनुशासन वर्ड आ गया, अनुशासित, ये निगेटिव है। अनुशासन वाला वर्ड निगेटिव है, ये भी गलत। तो एक ही चीज़ है दूसरा, यही ऑप्शन सही है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती हैं और वे भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता, फिर बैठने की उचित व्यवस्था, फिर शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला, शिक्षक से संबंधित, जो शिक्षक से संबंधित है और अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारण हो सकता है, वो क्या हो सकता है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति जो है ये शिक्षक अधिगम को प्रभावित करने का कारक हो सकता है क्या? शायद नहीं। विषय वस्तु में प्रवीणता, 29 नंबर क्वेश्चन है ये। विषय वस्तु में प्रवीणता, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित कर विषय वस्तु में प्रवीणता, ये हो सकता है। बैठने की उचित व्यवस्था कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये निगेटिव लग रहा है। शिक्षण अधिगम के संसाधनों के, खाली संसाधन उपलब्ध करा दो और उसके खाली संसाधनों की उपलब्धता से सब कुछ नहीं हो जाता है,
तो ये भी ऑप्शन गलत हो सकता है। फिर है बैठने की उचित व्यवस्था, तो गलत है ही। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 बचता है, ये सही है, विषय वस्तु में प्रवीणता। जब विषय वस्तु में प्रवीणता होगी तभी शिक्षक का जो अधिगम है वो प्रभावित होगा, चाहे वो प्रभावित करेगा बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश के बारे में चिंतित है। वो जो भी है, ये शिक्षक कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र बनाने के बाद जो जांच करते हैं कि प्रश्न विशिष्ट परीक्षण उद्देश्य जो जिस उद्देश्य से बना है, क्या वो विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो ये जो शिक्षक का ये भाव है, ये क्या बताता है, किस बारे में चिंतित है शिक्षक। विश्वसनीयता को लेके। विश्वसनीयता हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही निगेटिव लग रहा है। ये विश्वसनीयता तो हो ही नहीं सकता भाई। ये कोई आइटम थोड़ी है, प्रोडक्ट थोड़ी है, उसकी विश्वसनीयता देख रहे हैं हम, तो ये तो गलत है। वैधता भी गलत हो सकता है। वैधता भी नहीं, वैधता कितने दिनों तक चलेगा, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये भी निगेटिव लग रहा है हमें। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न किस तरह के हैं। प्रश्नों के प्रकार से तो कोई चिंतित नहीं होता है, प्रश्नों के प्रकार नहीं हो सकता इसमें। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। तो सही बात है, ये चिंतित हैं। जो एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहा है, तो शिक्षक इसी बात से चिंतित है कि संपूर्ण विषय वस्तु उसमें आ गया है कि नहीं। मतलब ऐसा कोई चीज़ तो नहीं छूट गई है कि पूरा एक पक्ष ही छूट जाए, जिससे कि एक बच्चा जो है वो वंचित हो जाए मतलब उस चीज़ को जानने में। जो भी वो जान सकता है, एक पक्ष छूटेगा तो बच्चा उस पक्ष से, मतलब एक टुकड़ा छूट जाएगा, तो उससे बच्चा जो है वो अनभिज्ञ हो जाएगा, उसको अज्ञात रहेगी वो चीज़ें। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के, पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के अनुभव प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक शिक्षक को हमेशा कच्चा कच के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, या बच्चे स्कूल से बाहर सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। तो शिक्षार्थियों के अनुभव प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही हो सकता है क्या। ये पॉजिटिव बात तो कर रहा है, लेकिन देखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कच के अनुदेशन, यहाँ एक वर्ड आ रहा है हमेशा, ये चीज़ जो है ना, ये निगेटिव बात कर रहा है। हमेशा कक्षा कच के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, तो ये हमेशा वर्ड आ रहा है, ये निगेटिव चीज़ लग रहा है। अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, तो ये शायद नहीं हो सकता, गलत लग रहा है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई। स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा करेंगे तभी तो अपनी बातों को खुल के रखेंगे और दूसरे से कुछ ले पाएंगे। तो ये भी गलत लग रहा है, निगेटिव बात कर रहा है कि स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, मतलब ये भी निगेटिव बात कर रहा है, तो नहीं हो सकता। फिर है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। कैसे अप्रासंगिक है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक कोई ज़रूरी नहीं कि अप्रासंगिक होगा ये। तो ये भी ऑप्शन गलत है, निगेटिव बात कर रहा है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 1, शिक्षार्थियों के अनुभव प्रत्यक्षण जो है महत्वपूर्ण होते हैं। सही बात है, शिक्षार्थी कितना अनुभव ले रहा है, कितना वो आपके सामने रख रहा है, एक टीचर के सामने रख रहा है, टीचर उसको कितना फीडबैक कितना दे पा रहा है। बात यहाँ पे है कि कितना फीडबैक दे पा रहा है वो। तो चलिए अगला, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, पूर्व ज्ञान जो पहले का ज्ञान है उनका जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, किसके डैश पर आधारित है। तो ये ऑप्शन है कि अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, ज्ञान के निर्माण के लिए, कि अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन के लिए,
अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन या पुनर्बनन के सिद्धांत पर। तो मुझे लग रहा है ये पुनर्बनन होगा, लेकिन ऑप्शन फिर से देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है ये, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। हाँ, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। सक्रिय अनुबंधन ज्ञान के निर्माण पर नहीं, यह अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर नहीं। पुनर्बनन और 1 और 4 में कन्फ्यूजन है, तो ये पुनर्बनन भी नहीं होगा। यहाँ सक्रिय शब्द आ गया ना, सक्रिय अनुबंधन, तो यही वाला सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया आपको, इस तरह का क्वेश्चन अगर आया आपको तो ध्यान दीजिएगा। अधिगम के सक्रिय, जहाँ एक्टिव बातें हो रही हैं, एक्टिव अनुबंधन, तो आपको सक्रिय अनुबंधन यही आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, क्यों? अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता या सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता। चलिए देखते हैं, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, बच्चा जब अपनी दादी के गोद से जाता है तो बच्चा कुछ भी हो सकता है, बच्चा नासमझ भी हो सकता है, उसको कुछ भी पता ना हो, और बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो उसको माँ बाप में अपने और दादा दादी में फ़र्क करना समझता हो। तो अजनबी तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी दादी हैं, तो ये तो जानता है कि वो हमारे घर में ही रहती हैं, तो ये तो गलत हो सकता है। वियोग दुश्चिंता हो सकता है, सामाजिक दुश्चिंता ये भी नहीं है। संवेगात्मक और वियोग में ये कन्फ्यूजन है। संवेगात्मक ये भी नहीं होगा। वियोग, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से दूर जा रहा है इसलिए रो रहा है, तो ये वियोग दुश्चिंता हो सकता है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः विद्या शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ डैश की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? जो विद्यार्थी जितनी त्रुटियाँ करते हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं? सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, या वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। सीखने की अनुपस्थिति, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। सीखने की अनुपस्थिति, त्रुटियां सीखने की अनुपस्थिति के कारण नहीं आ सकती। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो सीखने की अनुपस्थिति अगर उस समय अवेलेबल ना हो, वो प्रेजेंट ना हो, तो शायद वो सीख ना पाए, तो ये नहीं, ये फिर भी गलत लग रहा है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर से क्या लेना देना है? अगर आदमी सही समय पे सही जगह पे रहे तो वो सीख सकता है सब कुछ। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, तो ये आर्थिक की बात कर रहा है यहाँ पे, तो नेगेटिव बात कर रहा है, गलत है। वे कैसे सीखते हैं? प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ डैश की ओर संकेत करती हैं, डैश की ओर। वो कैसे सीखते हैं इसकी ओर? हाँ, हो सकता है कि वो किस तरह से सीख रहे हैं कि उनकी त्रुटियाँ आ रही हैं, ये भी हो सकता है कि वो कैसे सीखते हैं कि उनमें त्रुटियाँ आ रही हैं, या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। वे कैसे सीखते हैं, ये भी बात निगेटिव लग रही है, गलत है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, उनको यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है किसमें? समस्या समाधान में। प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या प्राकल्पना का निर्माण करना, या प्राकलन का परीक्षण करना, या समस्या के प्रति जागरूकता। ये चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लग रहा है बताइएगा कमेंट में। फिर भी हम कोशिश करते हैं। इसमें प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना क्या है? उनकी कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना नहीं, समस्या के प्रति जागरूकता, प्राकल्पना का निर्माण भी नहीं, और ये भी नहीं, जागरूकता, समस्या के प्रति जागरूकता वाला ऑप्शन सही है। समस्या के प्रति जागरूकता, ये समस्या समाधान की पहला चरण है। ये वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है कि सबसे पहले उस समस्या के प्रति आपको मतलब देखना पड़ेगा कि समस्या क्या है।
आपको समस्या का पता करना पड़ेगा, तब जाकर आप उसका प्राकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे। नहीं, पहले समस्या के प्रति जागरूकता, या आप उसके बारे में जागरूक मतलब समस्या क्या है ये सब आप पता करेंगे, फिर ये वाला ऑप्शन आएगा, फिर आप उसका निर्माण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आध्यात्मिक, व्यावसायिक, अनुभविक या भावात्मक? क्या है इसमें से सीखने का क्षेत्र? एक है क्या? आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकता। व्यावसायिक, सीखने का क्षेत्र व्यावसायिक हो सकता है। अनुभविक नहीं हो सकता, क्योंकि जब अनुभविक है तो सीखने का क्षेत्र कैसे होगा? भावात्मक व्यावसायिक भी नहीं होगा, फिर भावात्मक ही रह गया। फिर 4 भावात्मक, सीखने का क्षेत्र है भावात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। हो सकता है जब ऊबने लगा है तो बच्चे में सीखने की योग्यता न हो, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है तभी वो ऊब रहा है? क्या कितने बच्चे होते हैं जो उनके में बहुत योग्यता होता है, लेकिन वो उनको ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी एक तरह से ऊबना ही हुआ। तो ये पूरी तरह ठीक नहीं है, तो ये गलत हो सकता है। बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत, अनुशासित वर्ड आ गया यहाँ पे, ये तो पहले ही आँख बंद करके गलत है, ये तो निगेटिव बात कर रहा है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है? कितने बुद्धिमान बच्चे भी नहीं सीख पाते हैं सही से और ऊबने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। बुद्धिमान होते हैं लेकिन उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, इसलिए वो चीज़ें नहीं करते हैं तो ऊबने लगते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसलिए बार बार हो रहा है, इसलिए वो बोर हो रहा है। तब इसमें इस ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि बच्चा बुद्धिमान भी है, हाँ, और उसमें सीखने की योग्यता भी है, बच्चा बुद्धिमान भी है, और बच्चा अनुशासित भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बच्चा बोर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बार बार एक ही काम कर रहा है, इसीलिए बोर हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये ऑप्शन है इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। संकल्पना के शिक्षण की, बीजों का अंकुरण जो है वो संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन है, बीज की वृद्धि के चित्र बनाना, या विस्तृत व्याख्या करना, या विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। 20वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कह रहा है? बीज की वृद्धि के चित्र बनाना। बीज के वृद्धि के चित्र बनाना एक संकल्पना हो सकती है, शिक्षण की प्रभावी एक पद्धति हो सकती है, लेकिन खाली वृद्धि के चित्र बनाने से आप किसी एक ही दिशा में आपका ध्यान जाएगा। मतलब हर आपका जो सोच होगा वो संकुचित होगा। चित्र बनाओगे आपका ध्यान सिर्फ एक संकुचित हो जाएगा, विस्तृत नहीं हो पाएगा। विस्तृत व्याख्या करना, खाली विस्तृत व्याख्या कर देना हो सकता है क्या? विस्तृत व्याख्या करना ये कोई तरीका नहीं है, ये निगेटिव बात कर रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ये हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, खाली श्यामपट्ट पर चित्र बनाना वर्णन करना, निगेटिव बात कर रहा है ये। श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना ये कोई तरीका नहीं है, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है तीसरा, क्योंकि ये जितनी तीनों चीज़ें कही जा रही हैं ना, ये तीनों चीज़ें मुझे लग रहा है ये कि एक तीसरे वाले में घुसा पड़े, ये निहित है, इसी में घुसा है। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के पौधों के, यहाँ पे कह रहा है खाली चित्र, वृद्धि के चित्र बनाना,
श्यामपट्ट पर चित्र बनाना, वर्णन करना, विस्तृत व्याख्या करना, ये तीनों चीज़ें यही हैं तीसरे ऑप्शन में। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। प्रत्येक चरण का अवलोकन करेगा तो ये तीनों चीज़ें इसी में आ जाएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए हम आगे देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब नहीं आ गया तो गलत है ये, क्योंकि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली, एक मैं क्लास 1 में मैंने बताया था, क्लास जो मैंने पहला क्लास था CDP का, उसमें एक क्वेश्चन था ऐसे ही कंटिन्यूअस वाला, तो वो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये जो नहीं कह दिया तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। नहीं है, अंतः संबंधित हैं, सब एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं, तो ये अंतर संबंधित हैं, इंटरसेक्ट। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, तो ये गलत है, नहीं बात कर रहा। सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, ये हो सकता है। अभी हमने पिछले किसी क्वेश्चन में था कि सभी की विकास दर सबका भिन्न भिन्न ही होता है, सीखने की क्षमता सबकी अलग होती है, वही चीज़ है यहाँ पे। विकास हमेशा रेखी होता है। हाँ, विकास रेखी हमेशा, विकास रेखी नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। ये वही क्वेश्चन की बात हो रही है, सबका भिन्न भिन्न होता है, तो रेखी कैसे हो सकता है। सबका ऊपर नीचे होगा, कुछ ज़्यादा कम, तो ये गलत है। तो एक ही बच रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो ये सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, हाँ ये सही है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। नहीं, व्यवस्था, एक बच्चे के फेल होने से व्यवस्था कैसे फेल हो गई, क्योंकि और सारे बच्चे तो पास हुए हैं ना, तो इसलिए व्यवस्था को दोष नहीं दिया जा सकता। दूसरा है, बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे कितने पढ़ाई के योग्य बच्चे भी फेल हो जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये गलत निगेटिव बात कर रहा है। बच्चों ने, चलिए देखते हैं, हम इससे लिख के देख लेते हैं। व्यवस्था फेल हुई है, ये तो कह दे रहा है व्यवस्था फेल हुई है। व्यवस्था की बात कैसे हो सकती है यार। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है, ये तो निगेटिव बात कर रहा है, हो ही नहीं सकता। बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं है, योग्य हो सकता है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, क्या पता याद किया हो, यहाँ आके भूल गया हो। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया हो, ये भी नेगेटिव बात कर रहा है, गलत है। फिर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी, ट्यूशन वाली बात कभी नहीं होता है, ये ट्यूशन लेना, ये तो ट्यूशन अधिकृत नहीं है कुछ भी, तो ये गलत है। फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है यार 1, तो ये सही है। व्यवस्था फेल हुई है, एक बच्चा अगर फेल होता है तो हाँ व्यवस्था ही होगा, जो बच्चे इसी वजह से वो बच्चा फेल हो गया है। क्या पता सब कुछ पढ़ने में तेज हो, फिर भी सब कुछ आता हो उसको, तो इसके मतलब व्यवस्था फेल हुई है, व्यवस्था ठीक से नहीं है। ठीक है भाई, तो यही ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहली बार आता है तो शिक्षक क्या करना है। सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यालय से अलग रखना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन, आप भी बताइएगा कौन सा सही है। तो इसमें सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा वो एक शब्द जो है चर्चा, ये सही, ये चीज़ अच्छी बात है, चर्चा करनी चाहिए, तो ये इसको होल्ड पे रखते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है सही। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा वर्ड निगेटिव है, परीक्षा तो लेनी ही नहीं है, तो गलत है। बच्चे की नियोक्ता के अनुसार विशेष विद्यालय में भेजने की, विशेष विद्यालय अब बंद हो रहे हैं, सब समायोजित शिक्षा चल रही है, सब एक साथ पढ़ेंगे एक ही विद्यालय में, तो ये बात गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर उसे विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, तो गलत बात है, विद्यार्थियों से अलग नहीं है। अभी ऊपर मैंने बोला समायोजित शिक्षा, सबको एक साथ एक शिक्षा मिलेगी, तो ये भी गलत है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है 1, तो यही सही है कि बच्चे के साथ चर्चा करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है क्या। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, या बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर,
बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर या रटने को प्रोत्साहित करके। तो एक चीज़ पहले ही देखिए, रटना तो गलत है, ये तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। रटने पर जोर नहीं देना है हमें। किसी भी अब पहले होता था रट के याद करवा देते, लेकिन अब रटना नहीं है। बच्चे को उसके दिमाग में उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू उसको बताना है। उसको खुद अनुभव करके सीखना है बच्चे को। बच्चे को इतना समय देना है कि बच्चा खुद सीख सके, करके सीखे वो। तो ये वाला ऑप्शन गलत। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ये हो सकता है कि बच्चा ही केंद्र हो, शिक्षा का केंद्र बच्चा हो, ना कि शिक्षक हो। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, परिणाम के आधार पे बात हो रही है, निगेटिव बात हो रही है, गलत। अग्र शिक्षा की तकनीक अपना पर, तकनीक एक उपाय हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ तीसरा बाल केंद्रित, मतलब बच्चे को पूरी आज़ादी दी जाए उसको सीखने के लिए। तो यही वाला बाल केंद्रित वाला सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा है क्या? तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है समावेशी शिक्षा की, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तथ्यों की शिक्षा से, एक चीज़ इसमें ऑप्शन को हम पहले कम करते हैं। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया है, कठोर बात आ गई, बढ़ावा देती है। दाखिले संबंधी, क्या समावेशी शिक्षा ऐसा निगेटिव बात कर रहा है? ये शायद हो नहीं सकता, गलत। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, विविधता का उत्सव मनाती हैं, ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ये ऑप्शन कुछ सही लग रहा है, फिर भी होल्ड पर रखते हैं इसको। पहला है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, ये गलत है। फिर ये की बचता है, ये हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। समावेशी मतलब सबका साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सत्य या असत्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कि आपको एक वर्ड में जवाब दे देना है तुरंत, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन, उस टाइप का। ऑब्जेक्टिव टाइप से पहले वाला, मतलब एक लाइन में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक वर्ड में जवाब देना होता है। निबंधात्मक लंबा हो गया, गलत। ये तो आपको आता होगा, ये तो सबको आता होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर? विद्यालय आधारित आकलन जो होता है मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, या आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, या बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। अब इसमें ऑप्शन को हम कम करते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है किसी भी कीमत पर चौथा ऑप्शन कह रहा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। अच्छे ग्रेड की बात हो रही है ना, किसी भी कीमत पर बात हो रही है, अच्छे ग्रेड की बात हो रही है, निगेटिव बात हो रही है, तो गलत। फिर इसमें से और ऑप्शन कम करते हैं। वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है कि वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। हाँ, ये हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, निगेटिव बात कर रहा है, गलत। विद्यालय वाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये भी कोई ठीक बात नहीं है। विद्यालय वाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है तीसरा, तो यही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। शिक्षार्थी जो है वही पिछला क्वेश्चन जो था, जो सबका अलग अलग होता है, सबका सीखने का समय में सब कुछ भिन्न होता है, वही चीज़ है, ये वही वाला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? नहीं, ये गलत बात, निगेटिव बात कर रहा है। ऑप्शन कम कर देते हैं हम। चलिए, कठोर बात कर रहा है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित, ये भी कठोर वाला बात आ गया, निगेटिव बात, गलत। ऑप्शन कम कर रहे हैं। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना,
कराना चाहिए, ये बात कुछ ठीक लग रही है। अधिकम की एक समान गति पर बल देना, अब बल देना ये भी निगेटिव बात कर रहा है, तो शायद तीसरा ही सही होगा। ये एक समान गति पर बल देना, खाली एक समान गति पर बल देना की बात आ रही है, नहीं अब बल देना निगेटिव बात कर रहा है, गलत। ये तीसरा अब सही होगा। फिर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, तभी वो सीखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अगर लड़कियों को, लड़की लड़का हो गया तो लड़की और लड़के में भेद लिंग से करते हैं, तो लिंग से करते हैं तो यहाँ पे आपका लिंग से संबंधित ऑप्शन भी है, तो शायद वही आंसर भी हो सकता है। तो आप ऐसे ही आंख बंद करके यहाँ तुरंत आप लगा सकते हो। अगर लड़की की बात हो रही है, क्वेश्चन में लड़की पे जोर दिया जा रहा है, तो लिंग की बात हो रही है, तो यहाँ प्रगतिशील चिंतन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और लैंगिक पूर्वाग्रह। अगर पहले लड़कियों को पहले रखा जा रहा है तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो आपको इसी तरह से सोचना है और इसी तरह से जवाब देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की, ये तो तुरंत बता दोगे आप लोग कि वाइगोत्स्की शारीरिक नहीं, ये तो बता दोगे। वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत है ये, शारीरिक नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो सामाजिक वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से? तो ये वाइगोत्स्की के सामाजिक वाला बात हो रहा है, तो यही सही है, पहला ऑप्शन सही है इसमें। अभी पिछले क्वेश्चन में जो बात हम कर रहे थे वही वाली बात है, तो ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ये तो सिद्धांत की बात हो रही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ये भाई जिसका सिद्धांत है उसका है, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मनोवैज्ञानिक पहले आता है, संज्ञानात्मक उसके बाद आता है, कि संवेगात्मक उसके बाद आता है, और शारीरिक लास्ट में आता है, कि शारीरिक पहले आता है, आध्यात्मिक संज्ञात्मक और सामाजिक होता है, कि शारीरिक संज्ञात्मक संवेगात्मक और सामाजिक होता है, या संवेगात्मक संज्ञानात्मक आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले क्या आता है और लास्ट में क्या आता है और बीच में क्या क्या होता है, क्रम आपको बताने हैं। सबसे पहले क्या आता है? मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक आता है, फिर संवेगात्मक और अंत में शारीरिक। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस लास्ट है। आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आप लोग बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए। अब मैं फिर कल मैथ का लेके आऊँगा। मैं अगला वीडियो जो भी मैं लेके आऊँगा वो मैथ पेडागोजी का, मैथ के क्वेश्चन होंगे, मैथ पेडागोजी भी होंगी उसमें, तो 30 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जल्दी आप लोगों के लिए। तो आप लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपके पास भी कुछ हो, तो मेरे पास भेजिए। और जो जिस तरह से मैंने बताया ना, आप इसमें आपको सिर्फ कोई आपके ऑप्शन को पहले कम करने हैं, निगेटिव बातें पहले ध्यान में रखनी है, ऑप्शन को आपको कम कर देना है। फिर जितने होंगे 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन जो भी बचेंगे, ऑप्शन आप कम करते गए, आपका लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, वही वाला सही है। और अगर किसी का सिद्धांत है, किसी ने कुछ कहा है, तो भाई कहा है, उसी ने कहा है, तो फिर तो उसमें ऑप्शन कम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे उनका सिद्धांत है तो है उनका, वो सही है, आपको इस तरह से जवाब देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।